गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडिटोरिया का ये जो फुल एंड टेस्ट 6 हुआ था उसका डिस्कशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू IAS TCS डिकोडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, देन व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि इमेज कैसा है। सबसे पहली बात है वेरी स्मॉल, ठीक है, तो और कैसा है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है। तो और मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। कैसा है, ये कॉन्केव मिरर है। तो ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल होता है, ठीक है। आपका जहाँ इंटरसेक्शन है ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको किस जगह पे रखेंगे कि वेरी स्मॉल बनेगा। वेरी स्मॉल तो सबसे पहले बनता कहाँ है, फोकस पे बनता है। जब इस ऑब्जेक्ट इमेज जो है फोकस पे बनता है, और फोकस पे वेरी स्मॉल बनता है कब, जब ऑब्जेक्ट कब हो, कहाँ पर हो, इन्फिनिटी में हो, ठीक है। अब ये देख लो कि थोड़े से इमेजेस हैं, जैसे कि पहला ए है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, जो जिसका आंसर हमारा है ए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे फोकस पे बनता है और वेरी डिमिनिशिंग मतलब बहुत छोटा बनता है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट इमेज बनता है, ठीक। उसी तरह जब आप इन्फिनिटी से लेके आ जाओगे कहाँ पे, कर्वेचर के पीछे, तो ये बनेगा कर्वेचर और फोकस के बीच में, लेकिन कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। अब सी में आ जाओ, इसमें क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही इमेज का भी हाइट होगा। और डी ऑप्शन में आ जाओ, जो यहाँ डी है, इसमें क्या कहता है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आ गए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। और कैसा बनेगा, लार्जर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, और रियल भी बनेगा। उसके बाद अगर आप फोकस पे लेके आ जाओगे तो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। उसी तरह फोकस और पोल के बीच में लेके आ जाओगे तो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कन्वर्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक, या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, या फिर मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। तो ये करता है क्या, ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेट। देखो इलेक्ट्रो से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो से यहाँ रखना है ध्यान इलेक्ट्रिक, मैग्नेट से रखना है यहाँ पे मैग्नेटिक, ठीक है। तो याद, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, ये कौन करता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये कौन करता है, ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा कुछ है नहीं। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक कौन करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिक, ये कौन करता है भाई, ये करता है आपका इलेक्ट्रिकल सेल, जो सेल होता है ना, इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डीसी करंट। डीसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है, डायनामो, ट्रांसफार्मर, चोक कॉइल, या नन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर क्या है, ये डायनामो में। अब देखो डायनामो क्या, इसका जो डिस्कवरी क्या था, ये कौन किया था, माइकल फ्राडे। कौन किया था सबसे पहले, डायनामो का फ्राडे, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि ये जो डायनामो है ना, ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या, और इसके बाद जो ये है, क्या करते हैं कि ना, दो मैग्नेट के बीच में हम लोग एक रोटेटिंग क्या बोलते हैं उसको, वायर रख देते हैं, ठीक है, रोटेटिंग कॉइल रख देते हैं। तो रोटेटिंग दो मैग्नेट होते हैं, मान के चलो ये मैग्नेट 1 है और ये मैग्नेट 2 है, इसके बीच में हम लोग क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं हम लोग कॉइल रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉइल रहता है, ठीक है। और ये दोनों मैग्नेट जब रोटेट करता है तो इससे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। और कैसा करंट, डीसी करंट, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या तक करता है, ट्रांसफार्मर का काम है आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, किसका, वोल्टेज का। वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन कौन करता है, स्टेप अप करना है या फिर डाउन, या फिर आपको क्या करना है, डाउन, स्टेप अप या फिर डाउन। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। और उसके बाद जैसे हम लोग का 220 किलो वोल्ट जो रहता है वो खंभे से जाता है, और हमारे घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। तो ये कैसे होता है, ये स्टेप डाउन कर देता है, इस 220 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन कर देता है कितने में, 220 वोल्ट में, ठीक है।
और उसके बाद ये जो चोक यूज़ करते हैं, पहले जो मरकरी आती थी ना उसमें चोक कॉइल यूज़ करता था। इसका काम है रेगुलेट करता है किसको, मतलब एसी करंट को रेगुलेट करता है कौन, चोक कॉइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, बॉल बियरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। देखो ये जैसे ये दो ये है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है ना, छोटा छोटा ये बॉल्स होते हैं, ठीक है, ये बॉल्स होते हैं, इसी को बॉल बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होता है ये किसको क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बॉल बियरिंग्स हैव स्मॉल बॉल्स बिटवीन टू राउंड रिंग मेटल्स। यहाँ देख रहे हो अभी ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए डायमेंशनलेस, ए वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी या नॉन ऑफ दी। देखो इलेक्ट्रिक करंट के पास ना, इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसके पास अपना डायरेक्शन भी होता है। ये क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, स्केलर की है, स्केलर है। क्यों है, क्योंकि ये ना, ये ट्रायंगुलर जो लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। इसलिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ बोलता है कि ये जो वेक्टर होगा ना, इसके इंड से इसके मुंह पर ये जो वेक्टर होगा, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार। ये चीज को फॉलो नहीं करता है कौन, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि भाई दो को जोड़ दिए तो तीसरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता उसमें। इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इन ए क्रिकेट बॉल ए प्लेयर पुल्स हिज हैंड्स बैक व्हाइल कैचिंग अ बॉल, दिस इनेबल्स द प्लेयर। तो क्या करता है वो, जब कैच लेता है तो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है, क्योंकि इंक्रीजिंग द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द हैंड, नहीं, कब, इन अप्लाइंग मोर फोर्स ऑन द बॉल, नहीं, इंट्रोड्यूसिंग द मोमेंटम टू जीरो। ठीक है, क्या करता है, मोमेंटम को रिड्यूस करता है धीरे धीरे करके जीरो। अचानक अगर रोक दे वहीं पर हाथ, तो उसके बॉल जो वेलोसिटी से ये जो बॉल आ रही है, ये इसके हैंड में, ये हैंड में लगेगा। अगर ये हैंड को अपना पीछे नहीं खींचेगा, यहीं रोक देगा, तो ये टोटल जो मोमेंटम है इसका, मास इंटू वेलोसिटी वाला, ये टोटल ट्रांसफर इसके हैंड में होगा और हाथ की हड्डी वगैरह सब टूट भी सकती है। इसलिए ये धीरे धीरे अपने को भी पीछे करता है, तो इसका धीरे धीरे मोमेंटम कंजर्व होता है। इसका बॉल का मोमेंटम किस में ट्रांसफर हो जाता है, हैंड में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज द पर्सन्स वॉइस बीइंग थिक और थिन डिपेंड। थिक और थिन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। तो देखो लाउडनेस में क्या होता है ना, चाहे तो लाउड होगा, कितना ऊंचा बोल रहा है, या फिर सॉफ्ट, ठीक है, ये डिसाइड करता है लाउडनेस। ठीक है, और जो पिच है ये थिक और थिन, कितनी, मतलब लड़कियों की आवाज़ बहुत थिन होती है ना, थिक या थिन, तो उसकी क्या पिच बहुत हाई है। ठीक है, लड़कों का पिच मतलब हाई नहीं, लो होता है, इसलिए इसकी आवाज़, लड़कों की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है, क्योंकि वो थिन होती है उसमें पिच। और पिच किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लाउडनेस किस पे करता है, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस किस पे करता है, एम्पलीट्यूड पे, ध्यान रखना ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, alpha ray is positively charged particle emitted by a radioactive element. Alpha ray is produced due to decay of heavy unstable atomic nucleus. Alpha ray was first discovered by Rutherford, Ernest Rutherford. तो ये क्या है, ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखो कैसे, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, जैसे ये जो अल्फा रे इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय, तो होता क्या है अल्फा रे में, जब मान के चलो कोई एक एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, और ये जो क्या बोलते हैं मास ए है, ठीक है, ये जब डिके होगा, ठीक है, तो ये मान के चलो वाई बनाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Z-2, ठीक है, और A-4 में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब मास, इसका मास 4 यूनिट घट जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स घट जाएगा, ये 2 है। ठीक है, और प्लस, अब चूंकि दोनों साइड बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ 4, देखो 4 मास कम हुआ है, तो यानी कि कोई दूसरा चीज बनेगा जो जिसका वेट 4 होगा, और एटॉमिक नंबर 2 मतलब यहाँ घटा है, तो यहाँ 2 एटॉमिक नंबर किसी का होगा, और ये 2 एटॉमिक नंबर और क्या बोलते हैं 4 मास किसका है, हीलियम का है। तो अल्फा रे जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और वो है क्या, एक्चुअली ये हीलियम है। ठीक है, और हीलियम, तो इसमें क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है। इसमें क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। हीलियम में क्या होता है भाई, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ये हीलियम ही होता है। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मतलब हीलियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल जो ये क्या है, एक्चुअली ये आपका हीलियम, ये ही है, इसी चीज़ को अल्फा बोलते हैं। ठीक है,
और रदरफोर्ड इसको डिस्कवर करा था। उसके बाद ये जो है हैवी मेटल्स के क्या बोलते हैं डीके में ये निकलता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड करता है? तो ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, ऑन द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द अर्थ, या फिर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सैटेलाइट। तो सबसे पहले ये जानो कि आप टाइम पीरियड जो निकालते हैं टी इज इक्वल टू किसका, सैटेलाइट का, वो कैसे निकालते हैं 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। अब आप बताओ ये आर क्यूब है, ठीक है। अब ये जो आर है ना, ये जो स्मॉल आर क्यूब लिखे वो आर क्या होता है, आर जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस स्मॉल एच, और ये स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच जो है यही है हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में ये जो एच है ये क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब आप बताओ जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास क्या है, मास ऑफ अर्थ 2 पाई कांस्टेंट ही है, आर क्या है, आर ही रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, एच क्या होगा, हाइट ऑफ दी सैटेलाइट, हाइट मतलब सैटेलाइट का हाइट कितना है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा बताओ, ये डिपेंड करेगा आपका ऑन दी हाइट ऑफ दी सैटेलाइट। तो फॉर्मूला अगर ध्यान में होगा तो ये क्लियर कट आंसर, ठीक है, ऑन दी हाइट ऑफ दी सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है व्हेन दी लिफ्ट मूव्स अप और डाउन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट। अब देखो मान के चलो ये लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक। अब ये लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा ना, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो इसका तो इसका mg मास तो नीचे ही लगता है, और उसके बाद जब ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा लिफ्ट तो सूडो फोर्स जो ma है वो डाउन की तरफ लगता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मूवमेंट के। तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव वेट क्या होगा, mg प्लस ma होगा, ठीक है। उसी तरह अगर ये आदमी है और इसका तो mg हमेशा क्या होगा, डाउन की तरफ लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर ये लिफ्ट नीचे आ रहा है तो अब इसका जो सूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ma, मान लो ए एक्सलेरेशन से अगर ये नीचे आ रहा है, ए एक्सलेरेशन से नीचे आ रहा है तो सूडो फोर्स अब क्या लगेगा, ए ऊपर की तरफ। अब आप बताओ जब ऊपर की तरफ लगेगा तो इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg माइनस ma होगा, ठीक है, इफेक्टिव वेट। अब आप बताओ कि अगर एक्सलेरेट डाउन की तरफ करेगा तो वेट घट जाएगा, एक्सलेरेट अप की तरफ करेगा तो वेट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स डाउन की तरफ लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v कांस्टेंट, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt, ठीक है। तो dv अपॉन dt क्या होता है, v की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। अब जब बताओ एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेट में कोई अंतर आएगा, वेट हमेशा क्या होगा, अब ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो हमेशा वेट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो वेट क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन वेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, मेल्टिंग ऑफ आइस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल। तो ये देखो ये तीनों जो है ना ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, और ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, अदर कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, अदर 2 इन विच दीज ब्लू लिटमस रेड। देखो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है कौन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, रेड में, और रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलता है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। बी फॉर ब्लू, अगर फाइनल कलर ब्लू होगा तो कौन होगा, बी फॉर बेसिक, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनल कलर ब्लू है तो कौन किसके लिए, बेसिक के लिए, ठीक। तो अब आप बताओ ये क्या बोल रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड में बदल दिया, तो फाइनल कलर किस में, रेड, और किसको, ब्लू को रेड बनेगा तो कौन होगा, एसिडिक। न्यूट्रल में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का वैसे फार्मूला अगर याद रखोगे CuSO4.5H2 डायरेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है ये तो ब्लू विट्रियोल का। उसी तरह से आप ZnSO4.7H2O को इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, ठीक है, व्हाइट विट्रियोल, ठीक है, विट्रियोल, ये ध्यान रखना है। उसके बाद CaSO4.2H2O इसको बोलते हैं जिप्सम, जो प्लास्टर वगैरह करता है ना, हाथ में टूटता है जो, तो इसी से करते हैं जिप्सम से, ठीक है। और ग्रीन भी ध्यान रखना, ग्रीन विट्रियोल जो होता है ना, ये ग्रीन विट्रियोल होता है FeSO4.7H2O, ये याद रखना, आयरन वाला, ठीक है। जिंक वाइट होता है, कॉपर ब्लू होता है, आयरन ग्रीन होता है, ठीक है। तो बाकी जो हाइड्रेशन ऑफ वाटर जो इसके साथ ऐड है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
substances which are not catalyst themselves but increases the activity of catalyst by their presence is called catalyst enhancer। ठीक है, सही बात है। अब भाई कैटलिस्ट है नहीं, लेकिन कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो इनहेंस करना ही तो बढ़ाना बोलते हैं, तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, रिड्यूस कर दे या सीधे डिस्ट्रॉय कर दी, तो इसका मतलब क्या, सही बात है, ये क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट पॉइजन। अगला, सब्सटेंस व्हिच कैन स्लो डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर्स, यानी इनहिबिटर्स मतलब घटा देने वाला, स्लो डाउन, अगर खत्म कर देगा तो उसको पॉइजन बोलेंगे, स्लो डाउन कर देगा तो उसको इनहिबिटर बोलते हैं, या फिर रिटार्डर्स भी बोलते हैं, रिटार्डर्स। ठीक है, तो आंसर क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी एबव। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल से घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ब्रेक, ये जो है हाइड्रोलाइसिस क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं यूजिंग वाटर, यानी कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन सिंपलर वन यूजिंग वाटर। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा क्या बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा बहुत सारा होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा। हाइड्रोजनेशन तो आप पता है वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। ठीक है, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस यूजिंग ओजोन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में क्या था, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग वाटर, क्या हाइड्रो मतलब वाटर, यूजिंग वाटर। ओजोनोलाइसिस में भी क्या होगा, लाइसिस मतलब हमेशा टूटना। ठीक है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, यहाँ पे भी लाइसिस से टूटना, तो कॉम्प्लेक्स का टूटना किसमें, सिंपल एड में, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स का टूटना किसमें, सिंपल एड में। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस है तो इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, और वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस है तो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन एडिंग सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है, अगर सॉल्ट ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अंतर आ जाएगा वाटर का, दोनों इंक्रीज करता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, फ्रीजिंग डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग डिक्रीज करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जैसे क्या बोलते हैं उसको, अगर आप गांव में रहते होंगे तो पता है कि जब आप पहले गांव में फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करता था, वहाँ क्या करता था कि जब कोई बारात वगैरह आती थी, उसको ठंडा पानी पिलाना है, तो क्या करता था कि एक डब्बा लेता था, इस तरह से डब्बा लेता था, और उसमें जो ठंडा पानी है उसको सारे को ला के रख दिया। ठीक है, पानी का जो भी है, और उसके बाद क्या है, उसमें बर्फ़ डालता था। ठीक है, ठंडा पानी का बोतल डाल दिया, उसमें बर्फ़ डाला, बर्फ़ डालने के बाद इसमें ना ये सॉल्ट मिला देता था। सॉल्ट मिलाने से क्या होता था, इसका जो 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 बर्फ़ है ना, जो बर्फ़ है, ये जो बर्फ़ है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता था। मान के चलो ये फ्रीज कर रहा है पहले, अब पहले मान के चलो कि अगर ये 0 डिग्री पे होता था फ्रीज, अब ये -4 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, -4 डिग्री तक में फ्रीज होगा, तो -4 से नॉर्मल टेम्परेचर आने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, 0 की तुलना में, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक ये ठंडा रह सकता है। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे प्योर वाटर में, अगर आप प्योर वाटर में इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ना, बीपी हमेशा इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना। प्योर वाटर में कभी भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर क्वांटम डॉट्स दे आर मेड ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद दे आर नैनो स्केल पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 10 नैनोमीटर। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड आर्टिफिशियल एटम्स बिकॉज ऑफ ए फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन ए स्मॉल रीजन। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही हैं, तो ये करंट से रिलेटेड है, और सही बात है कि ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, क्वांटम डॉट्स वो नैनो स्केल के होते हैं, लेस देन 10 नैनोमीटर का होता है, मेड ऑफ मेटल या सेमीकंडक्टर होता है, और आर्टिफिशियल एटम्स क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन ए स्मॉल रीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंडिया का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसको उसका नाम क्या था, उसका नाम था एप्पल। क्या नाम था, एप्पल नाम था। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या बोलते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में बदलना, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ फोटो, यानी कि सूर्य की किरणों के प्रेजेंस में, उसमें किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीज, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, या फिर सल्फर फास्फोरस। ये क्या होता है, मैग्नीज और क्लोरीन, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीज और क्लोरीन।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? एआई इज रिलेटेड टू हार्डवेयर वाइल मशीन लर्निंग इज ओनली सॉफ्टवेयर। ओनली वाली बात है ना भैया, ये काट ही दो। एआई इज लिमिटेड टू गेम्स ओनली, कैसी बात है? एमएल इज यूजफुल इंडस्ट्रीज, मशीन लर्निंग इज सब ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल्स मशीन टू लर्न। बिल्कुल सही है, ठीक है। बोथ आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, अनरिलेटेड नहीं है दोनों का ही। जैसे अगर आप मानो ना, ये वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मान के चलो एआई, अगर तुम्हारा गोल है ना कि भाई हमारा गोल क्या है, एआई बनाना, तो इस आपका गोल क्या है कि एआई बनाना है ना, तो आपको जो टूल यूज करना पड़ेगा ना, टूल यूज करना पड़ेगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में सारे डाटा वगैरह को इनपुट डाल देते हैं और फिर वो मशीन अपने आप उससे सीखती है, फिर वो एआई, फाइनली आप एआई तक पहुंच पाए हो, ठीक है। तो एआई अगर गोल है तो टूल क्या होगा? मशीन लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, विच बेस पेयर इन डीएनए कंटेन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? एटीजीसी, ठीक है, एट जीसी। तो ए और टी के बीच में जो होता है ना, ये डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जी और सी के बीच में, और ये डबल बॉन्ड क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है किस चीज़ का बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आप बताओ, ये बोल रहा है कि किसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो किसमें? एट में तो कितना होता है? डबल बॉन्ड। और जी और सी में कितना? ट्रिपल बॉन्ड। जी और सी, ये एक्चुअली क्या है? ए क्या है? एडिनिन है, ठीक है, और टी क्या है? थायमाइन है, और जी क्या है? गुआनिन है, और सी क्या है? साइटोसिन है। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसी में है? गुआनिन और साइटोसिन में, ठीक है। तो एट जीसी याद रखना, ये किसमें? ये जो बेस पेयर है किसमें? डीएनए में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनसोमनिया इज एसोसिएटेड विथ स्लीपिंग डिसऑर्डर। सही है ये बात। इंसोमनिया जो है ना, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह होती है ना, उसी को इंसोमनिया भी बोलते हैं। डिस्पनिया जो होता है इज एसोसिएटेड विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये भी सही है। एनोस्मिया इज एसोसिएटेड विथ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, ये भी सही है। एनोस्मिया जो है ये हुआ था कोविड के समय में, जानते हो, ये कोविड के समय बहुत लोगों को सूंघता था, उसमें सूंघने की शक्ति गायब हो गई थी, तो वो क्या हो गया था? एनोस्मिया। डायस्पिया का मतलब जब अस्थमा वगैरह होता है ना, अस्थमा, तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। और इंसोमनिया ये क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही सही है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? विच आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट नहीं, सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर। तो आपको एक पिछले अगर आप पीछे वाले हमारे सीरीज को देखे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था कि आप बिल्कुल ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल्स टेम्परेचर। थर्स्ट भी बताया था, हंगर भी बताया था, लेकिन उसमें ये बोला था पर्टिकुलरली कि भाई टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये सेरेब्रम क्या होता है? वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। और ये जो है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं? मेनली जो थिंकिंग लर्निंग, ये जितना भी होता है, ये मेमोरी, ये सारा किस पे डिपेंड, ये किससे रेगुलेट होता है? सेरेब्रम से, ठीक है। और ये फोर ब्रेन भी है, यानी सामने वाला ब्रेन का पार्ट जो होता है उसी को सेरेब्रम बोलते हैं। तो जिसकी मेमोरी वगैरह में खराब है, याद वाद नहीं रहता भैया, सेरेब्रम अपना सोचो कि उस पर ठीक करो कि उसका सेरेब्रम में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। और घबराना नहीं है, लेकिन बस ऐसे बता रहा हूँ याद रखने के लिए। और ये हाइपोथैलेमस तो आपको बता दिया, थ्रस्ट, हंगर, भूख लगना, टेम्परेचर का बॉडी को रेगुलेट करना, इसका किसका काम है? ये आपका हाइपोथैलेमस का है। सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम जो है ना, ये बैलेंस करता है बॉडी के इक्विलिब्रियम को, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन? जब आप चलते हो, वॉकिंग, जैसे यानी कि वॉकिंग, राइटिंग, ये सारे में आपको इक्विलिब्रियम कौन प्रदान करता है? ये सेरेब्रम ही करता है, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है ना, ये हार्ट बीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट बीट, उसके बाद आपका रिस्पिरेशन, जो सांस वांस लेते हो, ठीक है, और इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे बीपी, ठीक है, ये सारा कौन देखता है? मेडुला ओब्लंगेटा। इसलिए क्या कहते हैं ना, एनी डैमेज टू मेडुला ओब्लंगेटा कैन रिजल्ट टू इंस्टेंट डेथ। अगर मान के चलो रिस्पिरेशन कर ही नहीं पाए तो मरेगा ही ना आदमी। हार्ट मतलब चलना बंद हो गया, खत्म, ठीक है, बीपी एकदम शूट कर गया। तो इसलिए मेडुला ओब्लंगेटा में अगर कहते हैं कि एनी डैमेज, अगर कोई भी डैमेज इस पर हुआ तो इंस्टेंट डेथ हो सकती है। किसी क्या हो सकती है? इंस्टेंट डेथ, ये ध्यान रखना। इंस्टेंट डेथ का कारण बनता है कौन? मेडुला ओब्लंगेटा। देखो ना, ये क्या कर रहा है? हार्ट बीट को क्या रेगुलेट कर रहा है, रिस्पिरेशन को, ब्लड प्रेशर को, ये सारा क्या करता है? इसी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एपिडर्मिस इज मेड ऑफ लिविंग सेल, डर्मिस इज मेड ऑफ डेड सेल, ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन डर्मिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है करेक्ट। देखो ये दोनों इनकरेक्ट है। एक्चुअली क्या है? एपिडर्म्स आर मेड ऑफ डेड सेल, एपिडर्म्स, और डर्मिस आर मेड ऑफ
लिविंग सेल, ये उल्टा कर दिया, ठीक है। डर्मिस हमारा जो है ना आउटर मोस्ट जो स्किन वाला पार्ट है ना, वो डर्मिस है आपका, ठीक है। डर्मिनेटोलॉजी होता है ना जो स्किन डॉक्टर, तो वही है डर्मिस, तो आउटर पार्ट होता है वो। इनर पार्ट होता है इपीडर्मिस, और आउटर पार्ट जो होता है वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इपीडर्मिस जो होता है मेड अप ऑफ डेड सेल, ये आउटर पार्ट होता है, सॉरी। इपीडर्मिस क्या होता है, आउटर पार्ट होता है, डर्मिस इनर पार्ट होता है, ध्यान रखना। डर्मिस इनर पार्ट होता है और वो लिविंग होता है, इपीडर्मिस आउटर पार्ट होता है वो डेड होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन डर्मिस, यानी कि डर्मिस अंदर में होता है ना, तो इसलिए वो ध्यान रखना है आपको। देखो होता क्या है, ये मान के चलो लेयर है, ये 3 लेयर है, ये आपका इपीडर्मिस लेयर है, ठीक है। इपीडर्मिस ये आपका लेयर है डर्मिस, ठीक है। और जो सॉरी ये सेकंड वाला नहीं बल्कि 1 मिनट, ये है डर्मिस इनर वाला, ठीक है, डर्मिस। और इन दोनों के बीच में जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक। तो ध्यान रखना, इपीडर्मिस आउटर पार्ट होता है, डर्मिस इनर पार्ट होता है, और इसी में यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स वगैरह होता है, ठीक है। इसलिए ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन डर्मिस, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज डैश देन इन वेन्स। ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में मतलब ज़्यादा होता है या कम होता है, ये क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। देखो क्या होता है कि ये जो आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज जो है आपको प्योर ब्लड कैरी करता है, क्या करता है, प्योर ब्लड, कहाँ से, प्योर ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, हार्ट से, हार्ट टू अदर पार्ट, ठीक है, जो बॉडी का चाहिए। वेन्स जो है ना, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। कहाँ, अदर पार्ट से, जो अदर पार्ट से वो कहाँ पे, हार्ट में ले आता है प्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो वेन्स होता है ना, ये वेरी थिन होता है, इसका जो वॉल्स होता है वेरी थिन होता है, ठीक है। और चूंकि ये हार्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है ना, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को ले जाता है, तो हार्ट हमेशा पंप करता है ना, तो पंप करता है तो उसमें प्रेशर बढ़ता और घटता दोनों, मतलब जब लेता है तो फुल प्रेशर होता है और छोड़ता भी है तो फुल प्रेशर के साथ। तो इसलिए आर्टरीज का जो वॉल्स होता है ना, ये थिक होता है, क्यों, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये मोर होता है, ठीक है। पंप, जब पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इनटू आर्टरीज, तो हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को किसमें, आर्टरीज में, तो आर्टरीज का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि एक साथ अच्छा खासा जो है ना ब्लड पंप करता है, कौन, हार्ट। तो वॉल्स इसके थिक होंगे, ये ध्यान रखना है, और इसके वॉल्स क्या होंगे, वेन्स के वॉल थिन होंगे, ठीक है, तो प्रेशर भी कम होगा। अगला क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन द लीवर। नहीं, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, इन द गॉल ब्लैडर नहीं, बल्कि यहाँ हो जाएगा लीवर, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये उल्टा कर दिया है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अगला, द लीवर इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो क्वेश्चन क्या पूछा, करेक्ट, तो नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लड, व्हाट इज द रीजन दैट ब्लड इज नॉट द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। सारे ह्यूमन बींग में ब्लड सेम नहीं होता, क्या रीजन है, एंटीजन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, या फिर साइज ऑफ आरबीसी। ये क्या होता है, एंटीजन। हमने बोला था पिछले इसमें लेक्चर्स किसी एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि भाई जो ब्लड ग्रुप है वो किस पे डिपेंड करता है, हमने वहाँ पे बोला था एंटीजन पे, ठीक है। तो एंटीजन ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ब्लड इज नॉट सेम, किसकी वजह से, एंटीजन की वजह, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब एंटीजन उसमें ए है, ठीक है। अब बी अगर ब्लड ग्रुप है उसमें क्या एंटीजन, बी एंटीजन है, बी अगर एंटीजन, ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखना। और उसके बाद ये सब तो पढ़े थे, होमोग्लोबिन क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। एंटीबॉडी का काम क्या है, मतलब कि बॉडी को रेजिस्टेंस देना, किसके अगेंस्ट डिजीज वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन प्लांट्स जाइलम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो जाइलम होता है एक, ठीक है, जाइलम होता है, और एक क्या होता है, एक फॉलेम होता है, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, पानी को रूट से लेकर के टिप पर पहुंचाना, किसका काम है, इस जाइलम का काम है, ठीक है। और फॉलेम का काम क्या है कि ये जो पत्ते होते हैं ये बनाते हैं, ये खाना बनाते हैं, इन सारे के खाने को लाना किस, जड़ तक, या फिर बाकी अदर स्टेम के अदर पार्ट तक, ठीक है। तो जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है, ये फॉलेम करता है, ठीक है। ये कौन करता है, फॉलेम करता है। अगला क्वेश्चन है, इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ वेस्ट देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, ये मान के चलो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब
ये देखो, ये और ये बोल रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, और ये साउथ वेस्ट होगा। अब ये बोल रहा है इफ़ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय, ईस्ट को किस में रिप्लेस कर दिए, ईस्ट को रिप्लेस कर दिया हमने नॉर्थ वेस्ट से, यानी नॉर्थ वेस्ट को घुमा करके यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो कितना, लगभग कितना डिग्री, 90 + 45, 135 डिग्री हम लोग घुमा दी। ठीक है, 135 डिग्री। अब ये बोल रहा है रिप्लेस बाय, देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच। अब ये बोल रहा है कि साउथ जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, अब ये नॉर्थ वेस्ट को 135 डिग्री घुमाए थे, तो ये नॉर्थ ईस्ट भी तो 135 डिग्री आएगा, क्यों, ये 45 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ पर है ना। तो 90 + 40 यानी नॉर्थ ईस्ट किसके तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ किस में बदल जाएगा, बोला साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देख लेना कि मतलब इसको घुमाना है 135 डिग्री, आप देख लोगे कि साउथ पे कौन आके अटकता है, साउथ पे नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन आके अटकेगा। ठीक है, ये सब हम लोग लास्ट में देख लेंगे, अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर द यूनियन बजट 2025-26 द हाईएस्ट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा या जल जीवन मिशन, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है ना, इसमें है 2,30,000 करोड़। ठीक है, ये करोड़ ध्यान रखना है। मनरेगा में है 86,000 करोड़, और उसके बाद ये जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़, और ये जो है 63,500 करोड़ पीएम किसान में। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा किसमें है, इन चारों में है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द करंट बेसिस इन दी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार आपको बताना है इन सब में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 18.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, या फिर द प्राइमरी सेक्टर इम्प्लॉइज 49.51% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये 18% नहीं बल्कि ये कितना है, ये 16% ऑफ जीडीपी है, और ये 49.1% नहीं बल्कि 46.1% है। ठीक है, ये कितना है 46.1, दोनों ही स्टेटमेंट क्या गलत है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, 16%, और प्राइमरी सेक्टर कितने को एम्प्लॉयमेंट देता है, वो 46.1%, नॉट 49%। ठीक है, रिसेंटली कुमुदिनी लाखिया पास्ट अवे, सी वॉज, वो क्या थी कुमुदिनी लाखिया, जो अभी रिसेंटली जिनका डेथ हुआ है वो कौन थी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फेमस कथक डांसर, एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर, या फिर स्पिरिचुअल गुरु। ये कौन थी, एक कथक डांसर थी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फेमस थे, जो क्या बोलते हैं डेथ किया था, उनका नाम आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्टर थे ये मनोज कुमार। ठीक है, और स्पिरिचुअल गुरु जो थे ना, ये जिनका डेथ हुआ है ये है बाबा शिवानंद। ठीक है, बाकी आपको ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 अफ्रीकन कंट्रीज डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी गई थी अक्टूबर 2024 में, कहा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नया नाम क्या था, संविधान सदन कर दिया गया है। अब इसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, जीआई टैग्स मिले हैं, आपको बताना है कि ओजो फेनी या सांगरी बीन और माई बरा जो बिडवी यानी राइस बियर है ये, और तीसरा है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। तो देखो सबसे पहली बात है, ये जो ओजो फेनी है ये अल्कोहलिक ड्रिंक, इसका किसका है, ये गोवा का है। राजस्थान का संगेरी बीन है। गुजरात के लोग सौदागर होते हैं, मतलब वो लोग क्या हैं, क्या बोलते हैं, मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं ना, और बिजनेसमैन को उर्दू में क्या बोलते हैं, सौदागर। तो गुजरात के लोग ज़्यादातर सौदागर होते हैं, तो ये ध्यान रखना सौदागरी। आसाम में ट्राइब से हैं तो राइस से बियर बना करके पियेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओजो फेनी अंग्रेजी नाम है, अल्कोहलिक बेवरेज है, तो कहाँ होगा, गोवा में ही होगा, इसी करके ध्यान रखना है आपको। तो इसको आप मिलाएंगे, ए का 2, बी का 1, और ये सब भी उल्टा कर, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड साइक्लोन 2025 एडिशन विच वॉज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। साइक्लोन जो है इंडिया किसके साथ करता है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। ठीक है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या होता है, शक्ति अभियान। ठीक है, अभियान, ये ध्यान रखना है। और इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना है, स्पेलिंग देख लेते हैं। और इंडिया और रशिया के बीच में क्या होता है, इंदिरा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 11th इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हमेशा वन अर्थ वन वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन क्या बोलते हैं सन वन ग्रिड, ये सारा इंडिया का एकदम टैग है, वन वन वन, तो ध्यान रखना ये भी है वन अर्थ वन हेल्थ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 10वां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बानू मुश्ताक वाज इट्स विनर, बिल्कुल सही बात है। इट रिसीव हर्ट लैम्प जो है वो जो स्टोरी कलेक्शन है, तो ये तमिल नहीं बल्कि क्या है, कन्नड़ है, ठीक है। और द बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दीपा बस्ती, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, ये है तमिलनाडु। थाई टी फॉर थाई और टी फॉर तमिल, तो ध्यान रखना थाई पूसम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विच लॉन्च व्हीकल कुड नॉट कंप्लीट मिशन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इन दी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम आ गया था, तो कौन सा मिशन था वो, ठीक है, तो वो आपको बताना है। ये क्या था? ये आपका था PSLV C61। क्या था? PSLV C61। और ये था एक्चुअली क्या था ना, 101 मिशन था हमारा, ये जो फेल हुआ था ना ये। और इसको किसको ले जा रहा था? ये EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को, इसको 09 को ध्यान रखना। ये क्या था? PSLV C61, ये 101 मिशन था, ये भी ध्यान रखना है। किसको ले जा रहा था? अर्थ ऑर्बिटल और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दी 119वां मन की बात पर प्रोग्राम द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ट्राइब फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन के लिए किस ट्राइब की मतलब कि किस ट्राइब के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रेज किया, यानी कि उसकी, तो वो क्या है? सोलीगा। कौन है? सोलीगा ट्राइब। और ये कहाँ मिलती है? कर्नाटका की ट्राइब है, ठीक है, कर्नाटका की ट्राइब है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो हम लोग अभी चलाए थे वो कब? इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा था उसी में से ईरान से निकालने के लिए भी। ब्रिंग बैक इंडियन स्टूडेंट स्टैंड इन ईरान एंड इजराइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज दी वुमन सिंगल्स विनर इन विंबलडन 2025। विंबलडन 2025 की वुमन सिंगल्स की विनर कौन है? ये है ईगा स्वेतिका। अब सारा याद करवा दूं, देखो भाई सारा याद करवा दूं आपको। देखो विंबलडन में ईगा स्वेतिका है ना, इसमें जो मेल है सिंगल्स के विनर वो कौन है? देखो याद रखना इसको, कीवी जानते हो? कीवी, कीवी से इसको सीवी कर देना, ठीक है। आई से क्या होगा? ईगा स्वातिका उमन वाला, डब्ल्यू से विंबलडन, और सी से कार्लोस अल्कराज, ये है ना, सी फॉर कार्लोस अल्कराज हो गया। तो कार्लोस अल्कराज कौन जीता? विंबलडन जीता। और उमन में कौन जीती? आई से जीती ईगा स्वेतिका, ठीक है। हो गया आपका ये कौन सा? विंबलडन का। अब उसी तरह से आपको फ्रेंच ओपन कैसे याद रखोगे? CFC, KFC का भाई CFC। अब ये सी क्या है भाई? ये अगेन कार्लोस अल्कराज ही है, ठीक है। और एफ क्या है? ये फ्रेंच ओपन है। और ये सी क्या है भाई? कोको गॉफ। ये सी क्या है उमन में? कोको गॉफ। हो गया दूसरा। अब एक याद रखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में याद रखना जैम, ठीक है, ब्रेड और जैम। जे से क्या है? जेनिक सिनर। ए से क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एम से क्या है? मेडिसन कीज, ठीक है, आप देख लो ना। और उसके बाद और एक क्या बचा? कीवी हो गया, CV, CFC हो गया, KFC, ब्रेड जैम का जैम हो गया। और एक होता है जुआ। जुआ खेलता है कोई? ये देखो जुआ। जुआ में क्या होगा? यहाँ यू से क्या होगा? US ओपन। जे से क्या होगा? जेनिक सीनर। ए से क्या होगा? ए से क्या होगा? ये अरनिया सलाबेन का, ठीक है। तो हो गया सारा याद, CV, कीवी, CFC, KFC, मतलब उसको तोड़ के जैम और जुआ, खत्म। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीरो FIR इनिशिएटिव। जीरो FIR इनिशिएटिव क्या होता है कि भाई जहां कहीं पर भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं उसको जीरो FIR, मतलब अगर जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में जाकर, मतलब दूसरे क्षेत्र में अगर आप उसको कोई चीज़ किसी FIR किसी में कंप्लेन लिखाना है तो वो क्या होगा? जीरो FIR होगा। फिर वो ट्रांसफर होगा जो जिस एरिया में घटना घटी है वहाँ पर, और फिर उसके बाद वो जीरो FIR से नॉर्मल FIR में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यू E0 FIR जो है वो इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड टू नैब साइबर क्राइम्स को मतलब कि कंट्रोल करने के लिए। इट हैज बीन लॉन्च्ड एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली। ये दिल्ली पहला स्टेट है जो कि जीरो FIR लॉन्च हुआ है, जहाँ पे जीरो FIR वाला सिस्टम। अंडर दिस साइबर फाइनेंशियल क्राइम रजिस्टर्ड ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल विल हेल्पलाइन, इसका क्या होगा? 1930 होगा। विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू FIR, ये भी सही बात है, ठीक है। और इनिशियली इट विल बी फॉर द लिमिट एबव 5 लाख, नहीं ये एबव 10 लाख, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है? एबव 10 लाख होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि भाई ये किसके लिए है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए। उसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट पहला कहाँ लाया गया है? दिल्ली में लाया गया है। और इसमें जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1930 है। और ये ऑटोमेटिकली नॉर्मली किसमें हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू FIR, रेगुलर FIR, ठीक है। और इनिशियली इसको 10 लाख के लिमिट के लिए लाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3, करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज रनिंग एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन। ये कौन है? एक पेड़ माँ के नाम, ये पेड़ समझ करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट मत मार देना, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तभी तो सारे स्कूल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि भाई हर स्कूल में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज हुज बायोग्राफी। ये किसका है? शिखर धवन का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज रनिंग द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन 2। ये कौन मिनिस्ट्री है? तो आप ये एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ से ये मत सोच लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये धोखा है। आंसर क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही कहा था हर एक स्कूल में कि भाई सारे स्कूल को ये वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हुज बायो ऑटोबायोग्राफी। ये शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। सहवाग का क्या है भैया? सहवाग का याद रखना, स्टोरी ऑफ अ क्रिकेटिंग जीनियस। ये क्या है? स्टोरी ऑफ अ क्रिकेटिंग जीनियस, ठीक है। और कपिल देव का, ये युवराज सिंह का कोई कैंसर से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो। कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। अगला क्वेश्चन है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बता रहा है कि 2025 उसमें बोल रहा है कि ये नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। 18 मेजर स्टेट्स को लिया गया इसमें, उड़ीसा टॉप पे रहा और बिहार का रैंक 13 रहा। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ये सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब आप ये ध्यान रखना कि उड़ीसा फर्स्ट है तो सेकंड कौन था? छत्तीसगढ़, और थर्ड कौन था? गुजरात, ठीक है। और ये बिहार का रैंक 13 था तो स्कोर क्या था बिहार का? 27.8। लाती कौन है? नीति आयोग। कितने? इसको 18 मेजर स्टेट्स को कराया गया, ठीक है, जिसमें बिहार का रैंक 13 है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ, अच्छा ये तो ये हो गया ना सारे चारों। अकॉर्डिंग टू द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंडिया कह रहा है कि डैश लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज डैश लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, मतलब ये है फर्स्ट, इंडिया जो है ग्राउंड वाटर यूज करने के नाम पे पहला है, ठीक है, पूरी दुनिया में। और इसमें भी 87% हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड डैश हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट ऑफ एसएमआर। एसएमआर का जो मैक्सिमम लिमिट है ना ये 300 मेगा, ये जो है ना मेगावाट जो है ये जनरेट कर पाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके साथ किए हैं? अभी रिसेंटली यूएसए के साथ किए हैं, हमने फ्रांस के साथ भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज द ओनली कंट्री अदर देन ऑस्ट्रेलिया दैट हैज क्रॉस्ड 1 बिलियन टन मार्क्स ऑफ एनुअल कोल प्रोडक्शन। नहीं भैया, अदर देन ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि अदर देन चाइना, ठीक है। और ये वन बोल ये सही है इधर। उसके बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पीछे में ध्यान रखना कि हमने जो यूएसए के साथ हमने किया है ना, ये ओनली हमने किया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस। फ्रांस के साथ हमने किया है एसएमआरस एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एएमआरस। तो यहाँ क्या बोला? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर, तो आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा, ठीक है, आंसर फ्रांस होगा, यूएसए नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना फ्रांस आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ के बारे में एसएमआरस एंड एएमआरस के बारे में, यूएसए के साथ हमने करा है वो ओनली एसएमआरस है। अगला क्वेश्चन है द यूएनओडीसी रिपोर्ट हैज गिवन ए स्पेसिफिक नेम टू सर्टेन टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड विच टर्म रिफर्स टू स्कैमर प्रिटेंडिंग टू बी पुलिस ऑफिसर। अभी ये खूब चलाता है, पुलिस ऑफिसर बन के कॉल कर रहा है कि आपका ये है वो है फलना है चिलना है, ठीक है, तो उसको बोलते थे डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पीएम ऊषा, ठीक है, पीएम ऊषा के बारे में आपको बताना। ऊषा का फुल फॉर्म क्या होता है? उच्चतर शिक्षा अभियान। ये क्या है? उच्चतर शिक्षा अभियान। तो पीएम ऊषा वाज लॉन्च अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड सक्सीड द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट, इट वाज ओरिजिनली लॉन्च इन 2013 एंड फॉलोड बाय सेकेंड फेज इन 2021। ये 2013 नहीं बल्कि 2018 में मोदी जी आए तभी सारे स्कीम के सामने लगता है पीएम, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है इट्स फोकस वाज ऑन इनहेंसिंग एक्सेस इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस इन दी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाइल प्रमोटिंग इफिशियंसी। बिल्कुल ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपको बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सैंक्शनड 100 करोड़ टू विच ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन बिहार। बिहार को दिया गया पीएम ऊषा के तहत, कौन किस यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ दिया गया? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी,
या पटना यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो ये मिला है ललित नारायण मिथिला और किसको, पटना यूनिवर्सिटी को। तो 2 और 4 ध्यान रखना है, ये किसको, 2 और 4, ललित नारायण और पटना। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट इन 2023 टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टालिटी रेट। आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है वुमन एंड देयर फैमिलीज विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस सेफ्टी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड पंचायत। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट करेक्ट ही होगा। एंड द इनिशिएटिव विल बी इन्वॉल्व कोलैबोरेशन अमंग आशा वर्कर्स, जीएनएम्स, एएनएम्स, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद है द गोल ऑफ बिहार गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट टू 55। ये क्या बोला, 55 नहीं, ये 55 नहीं बल्कि हमारा टारगेट है 60। क्या है, 60 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। करेक्ट, करेक्ट क्या है, 1 and 2। अगला क्वेश्चन है बिहार गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू मेक बिहार डेवलप्ड स्टेट बाय विच ईयर। तो जब हमारा देश डेवलप कंट्री बनेगा उसी तरह में बिहार का भी टारगेट है, उस समय हम लोग डेवलप्ड स्टेट बन जाएंगे। तो हमारा इंडिया का कितना है, 2047। बिहार का भी कितना होगा, 2047 है, मतलब होगा नहीं है। हमने भी सोचा है कि जब इंडिया डेवलप्ड स्टेट कंट्री बन जाएगा तो बिहार डेवलप्ड स्टेट बनने की सपना देख रहा है। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय बीइंग बिल्ड। ये वैशाली में बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बुद्धा से सम्यक दर्शन संग्रहालय जो है गया जी से कंफ्यूज मत करना, ये होगा वैशाली। द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वॉज इनिशियली अनाउंस्ड टू बी हेल्ड इन विच स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। पहले कहाँ पे होना था, ये होना था पहले आपका, पहले होना था ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जो कि बाद में नहीं हुआ वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बाद में कहाँ हो गया, फिर तब बाद में हो गया, ये चला गया गाची बॉली में। गाची बॉली ये कहाँ पे भैया, ये गाची बॉली है आपका, गाची बॉली इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, हैदराबाद में है। गाची बॉली इंडोर स्टेडियम ये हुआ था 3 से 10 अगस्त में, ठीक है। पहले होना कहा था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार। अगला क्वेश्चन है भीम सिंह भवेश वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2025, ठीक है। और उसके बारे में असर्शन है, रीजन है ही वॉज रेनॉल्ड न्यूरो सर्जन फ्रॉम बिहार हु डेवलप्ड एआई असिस्टेड सर्जरी। ये न्यूरो सर्जनिस्ट नहीं है बल्कि ये भैया ये है भीम सिंह भवेश सोशल वर्कर हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जर्नलिस्ट भी, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने सोशल वर्कर मतलब इन्होंने काम करा मुसहर जो जाती है ना, मुसहर के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने अच्छा खासा काम करा। तो रीजन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आपको ये सारे स्टेटमेंट है। द वर्ड गोत्रा वॉज फर्स्ट यूज्ड इन अथर्ववेदा। नहीं भैया ये पहली बार किसमें हुआ था, ऋग्वेदा में, ठीक है। ये किसमें हुआ था, ऋग्वेदा में पहली बार। और उसके बाद द बुक सतपथा ब्रह्मणा इज रिलेटेड टू यजुर्वेदा। ये तीसरा स्टेटमेंट सही। दूसरा द स्टोरी ऑफ किंग विदेहा माधव इज रिलेटेड टू गौपथ ब्रह्मा। ये गौपथ ब्रह्मा नहीं, ये सतपथ ब्रह्मा है, ठीक है, सतपथ ब्रह्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना। द बुक सतपथ ब्रह्मा इज रिलेटेड टू यजुर्वेदा, बात सही है, ठीक है। और इन ऋग्वेदा इंद्रा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज गॉड ऑफ वॉर। इंद्रा को गॉड ऑफ वॉर भी कहा गया है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या सही है, ऋग्वेदा में इंद्रा को गॉड ऑफ वॉर बताया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 4 करेक्ट। क्या हो जाएगा 3 और 4, क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा क्या गलत है। दूसरा क्या है, गौपथ ब्रह्मा नहीं बल्कि क्या होगा, सतपथ ब्रह्मा। और पहला अथर्ववेदा नहीं ऋग्वेदा, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट गया था। हाँ ये क्वेश्चन है द ओनली साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ कर्व ब्रिक्स हैज बीन फाउंड। कर्व ब्रिक कहाँ से मिला है, तो ये मिला है हम लोग को किसमें, चहुदारों में, ठीक है। ये कहाँ मिला है, चन्हूदारों में, ठीक है। C4 कर्व्ड और C4 चान्हूदारो, ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्या चला गया, लंबा क्वेश्चन है यार, छोटा क्वेश्चन नहीं है इस बार। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्राक्षा। मुद्राक्षा का जो ऑथर है वो विशाखा दत्ता है। कौन है भाई, विशाखा दत्ता, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नॉट एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ कनिष्का। कनिष्का के कोर्ट से अश्वघोषा है, नागार्जुन है, परशवा है। ये पतंजलि नहीं है। पतंजलि जो है ना, ये जो है ये शुंगा पीरियड का है। ये किसका है, शुंगा पीरियड का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको पता है ये कनिष्का की कौन सा डायनेस्टी का है, ये तो भैया है कुषाण डायनेस्टी का। और पतंजलि की है शुंगा डायनेस्टी का, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट टू थर्ड एडी तक था कुषाणा, ठीक है। और ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि। जो क्यों, क्योंकि ये शुंगा पीरियड के हैं। अगला क्वेश्चन है
आपको मैच करना है मैच 2 से। ये सारे मठ हैं और जो कि शंकराचार्य मतलब कि ने इस्टेब्लिश करे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन कहाँ से है। ये चारों साइड चारों दिशाओं में करे थे ना भारत के। तो ये ज्योतिर्मठ कहाँ पड़े भैया? ज्योतिर्मठ किसमें है? नॉर्थ में। किसमें? नॉर्थ में। और ये ज्योतिर्मठ एक्चुअली कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को यूके लिख रहे हैं, ठीक है। यूके मतलब वो वाला यूके नहीं, ये वाला यूके अपना वाला उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद पुरी कहाँ है? पुरी उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है? ईस्ट में है। ये कहाँ है? उड़ीसा है, ठीक है। श्रृंगेरी कहाँ है भाई? श्रृंगेरी आपका साउथ में। क्यों? श्रृंगेरी यहाँ पे क्या है? कर्नाटका में है, ठीक। और द्वारका कहाँ है आपका? वेस्ट में है। क्यों? द्वारका आपका गुजरात में है ये, समझ गए। तो द्वारका गुजरात तो वेस्ट हो जाएगा, श्रृंगेरी कर्नाटका तो साउथ हो जाएगा, पूरी उड़ीसा तो ईस्ट हो जाएगा, और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नॉर्थ। तो आंसर जब आप मिलाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3142। अगला क्वेश्चन है, द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड 6th सेंचुरी, जो 6ठी सदी में आए थे वो कौन आए थे? ये आए थे सुंग यांग। सुंग S4 सुंग S4 6, याद हो जाएगा। ह्यूंग तसांग। ह्यूंग तसांग जो आए थे ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ह्यूंग तसांग जो आए थे ये 7th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। कब आए थे? तसांग है ना, ये SAT ऐसे याद रखना है। यहाँ पे SA इसका T 7 यहाँ दिख रहा है ना, इसके वर्ड में कहीं पे मिलेगा 7 में। ये 7th सेंचुरी में किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के टाइम पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ह्यूंग तसांग में SAT 7 आपको मिल जा रहा है, तो 7th सेंचुरी। फाहियान ये आए थे 4th सेंचुरी। F से 4 है ना, F से 4, और फाहियान किस में आए थे? 4th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। किसके समय में? चंद्रगुप्त 2 के समय में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंग जून S4 सुंग S4 6। ह्यूंग तसांग 7 आया वहाँ पे 7th। फाहियान फा 4, बस याद रखना। इन विच ईयर वाज द दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश? दिल्ली सल्तनत जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1206 AD में। कब? जब कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ठीक है, उन्होंने 1206 में इस्टेब्लिश किया किसको? दिल्ली सल्तनत को। और जो ये जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या था? ये स्लेव था किसका? स्लेव था आपका किसका? ये था मोहम्मद गौरी का स्लेव था, ठीक है। तो ये गौरी जो है ना, जब ये 1192 में 1192 में दिल्ली वगैरह पे अटैक किया। कब? 1192 में दिल्ली वगैरह पे ये अटैक किया, दिल्ली और इसके एरियाज में, ठीक है। जो कि उस समय क्या हुआ था? 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ क्या हुआ था? तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ये इधर जीता सारा चीज, और उसके बाद अपने जो स्लेव है ऐबक के देख रेख में रखकर ये चला गया। तो ऐबक उसके बाद क्या किया? इन्होंने अपने आप को बाद में राजा घोषित किया, मतलब सुल्तान घोषित किया, और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, ठीक है। ऐबक को इंचार्ज बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1206। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द फेमस मोरक्कोन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, जो कि क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज है। उससे कब आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का जो है ना, दिल्ली का काजी भी बनाया था। दिल्ली का काजी बना दिया था, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये ध्यान रखना है, बुक लिखी थी इब्न बतूता ने। ये लिखी थी रेहला, ठीक है। रेहला इसकी बुक का नाम है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, सयाना द कमेंटेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट रिसीव पैट्रोनेज फ्रॉम दी वाकाटका किंग्स। वाकाटका किंग नहीं, ये विजयनगर अंपायर में मिला था, ठीक है। विजयनगर, जिसका हरिहर और बुक्का ने रखा था ना, वो। द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेव राय। नहीं, ये कृष्णदेव राय के टाइम पे नहीं, ये बल्कि किसके? देवराय 2 के टाइम पे। देवराय 2 के टाइम पे हुआ था। देवराय 2 का टाइम पीरियड क्या था? 1424 से लेकर 1446, ठीक है, 1446। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। मनासुलास, मत्ता विलास, परहंसा, या फिर समारंगना, सूत्रधारा, या अमुक्त माल्यदा। ये सारे बुक के नाम है, आपको बताना है इनमें से किसको किसने लिखा है। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए, अमुक्त माल्यदा जो है ना, ये फेमस बुक है किसकी? कृष्णदेव राय, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो मनासुल्लास है, ये है आपका सोमेश वराथरी का, ठीक है। उसके बाद मत्त विलास परहंसा जो है, ये बुक है आपका महादेव वर्मन 1। और लास्ट ये क्या बच गया? समारंगा, सूत्रधारा, ये भोजदेव का है। तो उस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ए। अगला क्वेश्चन है,
असर्शन रीजन है, द फाउंडर इज द मोस्ट द फाउंडर एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ चिश्ती ऑर्डर सूफी इन इंडिया वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल सही बात है ये। और द चिश्ती ऑर्डर इज ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द विलेज चिश्त लोकेटेड इन अजमेर। ये लोकेटेड इन अजमेर नहीं, अफगानिस्तान। अब ये देखो अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में एक जगह था चिश्ती, वहीं से। अब देखो सबसे पहले जो है ना, ये जो है क्या नाम है उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनके जो क्या बोलते हैं उसको, पूर्वज थे, मतलब इनसे जो इनके जो दादा या बाप दादा लोग, ये लोग आए थे टर्की से। कहाँ पर, जो कि इनका नाम है अबू इशाक। ये अबू इशाक जो थे, ये आए थे आपके सबसे पहले टर्की से। ये लोग कहाँ से आए थे, टर्की से आए थे अफगानिस्तान। कहाँ, अफगानिस्तान, ठीक है। टर्की से अफगानिस्तान आए, और अफगानिस्तान में कहाँ पे आए, ये चिश्ती जगह का नाम है, वहाँ पे आए। फिर अफगानिस्तान से इंडिया आए मोइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ पे, इंडिया आया, और फिर ये अजमेर में, मतलब कि वहीं पे इनका खानका वगैरह बना। फिर वहाँ से इन्होंने इस्लाम को मतलब कि इस्लाम का प्रचार प्रसार किया पूरे भारत में, ठीक है। तो दूसरा जो है रीजन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका रीजन गलत हो जाएगा, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल इंपीरियड इज नॉन एज जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको बुलाया जाता था, औरंगजेब को, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605, और जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658, और औरंगजेब का 1658 से कितना, 1707। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ बुरहानुल मुल्क टू सादत खान द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट अवध स्टेट। यानी अवध स्टेट का जो फाउंडर था वो कौन था, सादत खान। उसको बुरहानुल मुल्क का टाइटल किसने दिया था, इसको दिया था मोहम्मद शाह रंगीला। इसको बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं, क्योंकि बहुत दारूबाज था ये। क्या था, बहुत बड़का दारूबाज था। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री। पहला फैक्ट्री तो ये सूरत में किया था, ठीक है। और कब किया था भाई सूरत में, ये 1613 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 1613 में। ये परमानेंट फैक्ट्री था एक्चुअली, ध्यान रखना ये, ठीक है। परमिशन किसने दिया था 1613 में। अब आप देखो 1613 में यहाँ पे कौन था, ये कौन था, आपका जहांगीर। कितने था, 1605 से लेकर के 1627, है ना। तो 1605 से 1627 में कौन है, जहांगीर है। तो कौन दिया होगा परमिशन, कौन दिया होगा, जहांगीर ही, ठीक है। अगला आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन रीजन अगेन है, वारन हेस्टिंग इंप्लीमेंटेड द इजारदारी सिस्टम। वारन हेस्टिंग ने इजारदारी, बिल्कुल सही बात है ये वाली बात। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इजारदारी इज टू कलेक्ट मोर लैंड रेवेन्यू। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जो ये है परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट है, वो कौन लाया था भाई, इसको लाया था परमानेंट सेटलमेंट को कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, ठीक है, याद रखोगे ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, he was famous novelist, essay writer, literature, and in the field of literature he was known by the name Owain Meredith. During his tenure, Famine Commission appointed under the chairmanship of Richard Strachey. यानी स्ट्रेची जो कमीशन था वो क्या फेमाइन से रिलेटेड था। तो ये स्ट्रेची कमीशन जो है वो किसने बनाया था, तो ये इसका आंसर कौन है, लॉर्ड लिट्टन। कौन, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेची कमीशन जो है ये बना था कब, ये बना था 1878 में। कब बना था, 1878 में। 1878 में उसमें कौन था, लॉर्ड लिट्टन, जिन्होंने क्या लाया था 1878 में, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी यही लाया था, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेची कमीशन ये ध्यान रखते हैं 1878 में है, तो सीधे लॉर्ड लिट्टन पे पहुंचते आप। अगर द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज ब्रॉट इन इंडिया इन विच ईयर। ये आया था 1881 में, किसके, लॉर्ड रिपन के टाइम में। रिपन थोड़ा बढ़िया आदमी था थोड़ा सा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई 7 साल से कम के बच्चों को अगर आपने रखा फैक्ट्री वगैरह में तो दंडित किए जाओगे, तो 7 साल से कम के बच्चों को नहीं रखना है। दूसरी बात है कि इन्होंने बोला कि भाई अब 7 साल से जो 12 साल के बच्चे होंगे ना, अगर उसको आप काम करवा रहे हो तो आप कितना, सिर्फ 9 घंटे ही करवाओगे काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अभी फिर मैच करना है आपको। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बनाया था, और चिदम्बरम पिल्लाई क्या, नहीं ये क्वेश्चन वो नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी मूवमेंट में लीडर्स कौन कौन कहाँ से थे। अब आप बताओ, लाला लाजपत राय तो पहले पंजाब मार दो, सैयद हैदर रजा दिल्ली मार दो, और चिदम्बरम पिल्लाई इसको मद्रास मार दो, और ये बाल गंगाधर तिलक किसको, पूना एंड मुंबई। तो मिलाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, इनको फाउंड कौन करा था, एम एन जोशी ने। एम एन जोशी ने किस समय किया था, ये 1920 के टाइम पे, कितना, अक्टूबर 1920। अब बताओ 1920 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट चल रहा था इंडिया में,
वो कौन सा था? वो चल रहा था मूवमेंट NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो MN जोशी ने किया था कब? 1920 में अक्टूबर में, जब क्या चल रहा था इंडिया में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु लेड एंड सप्रेस्ड रिस्पेक्टिवली द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इलाहाबाद। तात्या टोपे इलाहाबाद में नहीं थे, यहाँ पे तो तात्या टोपे हटा दो, लियाकत अली थे। अब इसको किसने सप्रेस किसने करा था? तो ये करा था कर्नल नील ने। क्या? लियाकत कर्नल नील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फेमस ट्राइबल रिवोल्यूशनरी? तिलका मांझी का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या था? तिलका मांझी था, या फिर जबड़ा पहाड़िया था, बुद्धो भगत था, या भुवन महतो? ये था जबड़ा पहाड़िया। ठीक है। और ये जो तिलका मांझी है वो कौन से ट्राइब से थे? संथाल ट्राइब से थे। ये ध्यान रखना, संथाल ट्राइब थे। ठीक है। और ये इन्होंने ना भागलपुर के कलेक्टर को अपने तीर से मार दिया था। किसको? भागलपुर के कलेक्टर को अपने तीर से मार दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। कब? 1785 में। ठीक है। और इसीलिए इस वजह से इनको, तिलका मांझी जी को 13 जनवरी 1785 को फांसी भी दे दी गई। ठीक है, समझ गए? तिलका मांझी भागलपुर के कलेक्टर को तीर से ही मार दिया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी यूज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ इन चंपारण? नहीं भैया, ये किए थे कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। ठीक है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कब? 1906 में। 1906 में, जब भारत में क्या चल रहा था? उसमें भारत में चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। द गांधी जी पार्टिसिपेट इन द खेरा आंदोलन इन 1918 स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस। तो ये सही है। द फर्स्ट पर्सन टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट BC पॉल नहीं, बल्कि ये थे मोहम्मद अली। ये कौन थे? मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली दूसरे वाले। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ओनली वन। कौन सा करेक्ट है? बस ये वाला, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC वाज फाउंडेड बाय हुम? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को किसने मतलब कि फाउंड करा था? ये करा था महादेव जी रानाडे ने। कब? 1887 में। ठीक है। 1885 में क्या बना था जी? 1885 में मिला था आपका INC। ठीक है। तो उसके 2 साल बाद इन्होंने बना लिया क्या? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स डलहौजी, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, पॉलिसी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रिंग एंड फेंस? नहीं, ये कॉर्नवाल्स नहीं है, बल्कि कौन? रिंग एंड फेंस जो थे वारन हेस्टिंग। कौन थे? वारन हेस्टिंग। वर्नाकुलर प्रोजेक्ट लॉर्ड लिप्टन, बिल्कुल सही है, 1878 में। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ कॉर्नवालिस जो थे, ये परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। अब आप बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो था वो कब आया था? 1848 में। थोड़ा सा ये डेट देख लेते हैं। इल्बर्ट बिट कब आया था? 1883 में। पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस कब आया था भाई? 1774 में। कब आया था? 1774 में। और VPA कब आया था? 1778 में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा C। क्यों? पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस वारन हेस्टिंग का है, नॉट लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट वो भी कब? 1793 में। ये भी ध्यान रखना। परमानेंट सेटलमेंट 1793। पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस क्या है? 1700 क्या बोलते हैं उसको? 74। ठीक है, 1774। और इल्बर्ट बिट 1883। और ऊपर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स 1848। विच टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज गिवन स्पेशल इम्फेसिस इन हंटर कमीशन रिपोर्ट? हंटर कमीशन रिपोर्ट में किस टाइप की एजुकेशन को स्पेशल इम्फेसिस दिया गया था? ये दिया गया था किसको? प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। और ये हंटर कमीशन जो है ये किसके टाइम पे बना था? ये बना था आपका वारन हेस्टिंग के टाइम पे। ये कब बना था? वारन हेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है। आफ्टर ये जो बना था, ये हंटर कमीशन लाया गया था आफ्टर वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच कब आया था? वुड्स डिस्पैच, ये आपका वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। कब? 1854 में। और कौन लाया था वुड्स डिस्पैच? लॉर्ड रिपन। ठीक है। रिपन के टाइम पे ये बना था वुड्स डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है, मीरतुल अखबार। अब ये बुक्स जो ये न्यूज़पेपर्स हैं उसको मिलाना है। ये मीरतुल अखबार किसने लिखा था? राजा राममोहन रॉय। न्यू इंडिया, एनिवेस एंड सर्च लाइट, सचिदानंद सिन्हा। कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू। तो अब आप इसको मिला लोगे तो कौन सा होगा? ए का 3। ए का 3 किसमें है? ये दोनों है। और डी का देख लो किसका है? डी का 1 है। तो डी का 1 है तो ये क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बरदोली सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1928 वॉज लीड। बरदोली सत्याग्रह में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज रॉलेट एक्ट। इसको रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड के टाइम पे नेवियल
चैम्बरलिन, विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट एटली, ये तीनों नहीं, बल्कि कौन थे, ये थे आपके रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 264A empowers both the parliament and state legislature to make law relating to GST। बिल्कुल ये वाली बात सही है। ठीक है, आर्टिकल 264A के तहत ही जो है ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकती है। आर्टिकल 279A empowers the president of India to GST काउंसिल, बिल्कुल सही है ये वाली, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही, सी आंसर हो जाएगा। फिलिप्स कर्व इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। क्या कहता है फिलिप्स कर्व, कहता क्या ना, देखो फिलिप्स कर्व ये कहता है कि भाई अगर लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो डिमांड जो होगा ना, डिमांड फॉर वर्कर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सबको मिला हुआ है, तो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वर्कर की कमी हो जाएगी, तो डिमांड ऑफ वर्कर बढ़ जाएगा। डिमांड ऑफ वर्कर जैसे ही बढ़ेगा तो वेज क्या हो जाएगा, क्योंकि कम वर्कर्स हैं तो वेज भी बढ़ाना पड़ेगा, और वेज जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा। समझ में आ रही बात, मतलब अगर बोल रहा है लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, यानी कि लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो वर्कर की डिमांड बढ़ जाएगी, वर्कर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वेज बढ़ जाएगी, वेज बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जीवीए एंड जीडीपी। जीवीए इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना भैया, ये वाला स्टेटमेंट आपका, एक मिनट, तो ये स्टेटमेंट क्या भाई, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जीवीए इज ऑलवेज कंडक्टेड एट मार्केट प्राइस व्हाइल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेसिक प्राइस। देखो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा जीडीपी एट मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे होता है, और जीवीए जो है कैलकुलेटेड बेसिक प्राइस होता है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर क्या जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, बी भी, और ए स्टेटमेंट भी क्या था, ए स्टेटमेंट भी सही था। हमने तीसरा स्टेटमेंट है, जीवीए जो है वो बेसिक प्राइस पे होता है और जीडीपी जो होता है मार्केट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। जीवीए गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी थ्रू द फैक्टर ऑफ सप्लायर साइड। ठीक है, ये भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर अमंग 1000 चिल्ड्रन लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन ए ईयर। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर ये मैंने बताया है। ठीक है, तो क्या होता है, एक मतलब कि कितने बच्चे हैं जो अपने 1 साल की उम्र को भी पूरा नहीं कर पाते, 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, M1 M2 M3 M4। ठीक है, ये क्या है, ये इसी में डिसेंडिंग। M1 जो है मोस्ट लिक्विड होता है, ये क्या है, मोस्ट लिक्विड, यानी कि जो अमाउंट आपके पास है, और या फिर क्या बोलते हैं उसको, डिमांड डिपॉजिट है, ये सारा क्या होता है, मोस्ट लिक्विड होता है, M1 होता है। M4 जो होता है ये टाइम डिपॉजिट वगैरह सब होता है। तो ठीक है, तो ये लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड। ठीक है, तो ऑर्डर उसी तरह है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इशूज द करेंसी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। इट एक्ट्स एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट प्रोटेक्ट द फॉरेन रिजर्व ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी बात सही है। इट एक्ट्स एज ए बैंकर ऑफ फॉर द बैंकिंग सिस्टम, सारे सही है, ये सारे सिंपल स्टेटमेंट है, सही भी। एंड इंक्रीज इन द बैंक रेट इज यूजुअली इंडिकेशन ऑफ, अगर इंक्रीज हो जाएगा बैंक रेट में, मान लो जो बैंक रेट क्या होता है, जो कि आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पैसा उधार देती है किसको, बैंक्स को, जिस रेट पर, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। अब बैंक रेट ये बोला कि हम बढ़ा देंगे, ठीक है, रेट हम बढ़ा देंगे, रेट बढ़ा देंगे, तो ये लोग बैंक बोलेगा बैंक नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे तो इन लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो क्या ये दे पाएगा किसी को, क्या बोलते हैं, लोन वगैरह नहीं दे पाएगा, लोन की कमी हो जाएगी। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, नहीं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब दे नहीं रहा है, पैसे की कमी हो जाएगी बैंकों के पास ना, तो मार्केट रेट और भी बढ़ जाएगा। क्यों, जिसके पास पैसा होगा वो बोलेगा कि भैया, जो प्राइवेट प्लेयर है वो बोलेगा कि भैया अब हम क्यों दें, हमको फायदा हो रहा है, तो वो ज़्यादा रेट और भी बढ़ा देगा। द सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर लीडिंग टू द कॉम्पन, ऐसी कोई बात नहीं है, दे रहा है लेकिन रेट ज़्यादा हो गया। द सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी में क्या होता है, रेट घट जाता है ना कि बढ़ जाता है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग डियर मनी पॉलिसी। बिल्कुल, डियर मनी पॉलिसी मतलब क्या होता है, पैसे का फ्लो को मतलब मार्केट में स्लो कर देना, कम कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डियर मनी पॉलिसी।
अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। क्या बोला है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट इज नॉन एज द इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। और अगला क्वेश्चन, इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज पॉलिसीज विच मेक द वर्ल्ड मोर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक वॉज स्टैब्लिश इन 2 अक्टूबर 1975, बिल्कुल सही है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोमोटर बैंक इन्वेस्ट कैपिटल इन रीजनल रूरल बैंक्स इन द रेशियो 50, सेंट्रल बैंक 50 देता है और स्टेट गवर्नमेंट 15 देती है सबसे कम। और जो पार्टनर बैंक होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्रोमोटर बैंक होते हैं, वो कितना देते हैं, 35% देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ टू टाइप्स ऑफ करेंसीज, वन इज इन्फीरियर वन आर सर्कुलेटिंग, ठीक है, दो टाइप के करेंसीज मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें एक इन्फीरियर है, आर इन सर्कुलेशन साइमल्टेनियसली इन ए कंट्री, देन द इन्फीरियर करेंसी जो है वो ड्राइव कर देता है, हटा देता है सुपीरियर करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रेशम्स लॉ। बस सीधे स्टेटमेंट के साथ याद रखना है कि भाई दो 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 जो है ना, आपके दो करेंसीज चल रहे हैं, ये करेंसी 1, ये करेंसी 2, ठीक है। ये है चीप या इन्फीरियर और ये जो है ना, ये सुपीरियर है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद लोग इसी को प्रीफर करेंगे, सुपीरियर को नहीं करेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, और ये डोमिनेट कर जाएगा इन्फीरियर वाला, तो क्या कहेगा, ग्रीशम्स लॉ उसको बोलते हैं। एंजल्स थ्योरी क्या है भाई, एंजल्स थ्योरी कहता है कि अगर आपका इनकम इंक्रीज करेगा ना, तो आपका जो फूड में एक्सपेंडिचर है, किसमें, आपका अगर आई इंक्रीज करेगा तो फूड का जो कंजम्पशन है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा करेंगे खाने पीने में, ठीक है। पैसा आएगा, मोमो खाओगे, और क्या होता है सब, पिज्जा बर्गर, ये सारी चीज़ें खाने लगोगे, ठीक है। नहीं आएगा, शांति से बैठे रहते। तो यही बोलता है कि एंजल्स थ्योरी बोलता है कि अगर आपके पास इनकम बढ़ जाएगा तो आपके फूड में जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, और क्या बोलते हैं, रिकार्डोस थ्योरी जो है ये क्या कहता है, रिकार्डोस थ्योरी कहता है अगर रियल वेज यानी कि वेज अगर बढ़ जाएगा ना तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा। सही बात है, अगर आपका मतलब कि जो तनख्वाह देना पड़ रहा है वो बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट तो आपका घटेगा ही। तो ये कहता है रिकार्डोस थ्योरी से। अगर क्वेश्चन है, विच किंगडम कुड अजातशत्रु नॉट डिफीट, अजातशत्रु किस किंगडम को नहीं हरा पाया था, ये अवंती को नहीं हरा पाया था, इसलिए इन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, पाटलिपुत्रा है ना, पाटलिपुत्रा को इन्होंने फोर्टिफाइड कराया था, ठीक है। पाटलिपुत्रा को इन्होंने क्या करा था, फोर्टिफाइड कराया था, इसी वजह से, ठीक है, इनसे बचने के लिए, ठीक। और तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कौन थे, अवंती। अगला क्वेश्चन है, गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड हुनास, हुनास को किसने हराया था, स्कंद गुप्ता ने हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेमस सूफी सेंट मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी का टॉम कहाँ पर है, बिहार शरीफ, मनेर, पटना या राजगीर। मनेरी है, मनेर में चला है ना, ये क्या है, बिहार शरीफ में। कहाँ पर है, बिहार से, मनेर में इसका बॉर्न हुआ था, ये बॉर्न हुए थे मनेर में, ठीक है। और इनकी एक बुक है फेमस है, वो आपको ध्यान रखना है, मकतूबात ए सदी, ठीक है। ये और ये मखदूम जो सरफुद्दीन थे, ये कौन से, सुहावर्दी सिलसिला के थे, ठीक है। और ये बिहार शरीफ है कहाँ पर, नालंदा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मुगल एम्परर हुज कोरोनेशन टुक प्लेस इन बिहार, बिहार में कौन कौन से मुगल एम्परर का जो कोरोनेशन हुआ था, ये हुआ था शाह आलम 2 और फर्रुखशियार, ये दोनों का हुआ था, ठीक है, शाह आलम 2 और फर्रुखशियार। तो आंसर क्या था, मोर देन वन ऑफ दी एबव। शाह आलम 2 का पटना में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था भाई साहब, इनका पटना में हुआ था, ठीक है। फारुखशियार का भी कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट फॉर सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार विच रिजल्टेड इन टू क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा 1912 वाज लेड बाय, ये इसके सबसे बड़े जो क्या बोलते हैं झंडा पकड़े हुए थे वो कौन थे, सचिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच एरिया वॉज राहुल संकृत्यान एक्टिव इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में राहुल संकृत्यान जो थे वो कहाँ से एक्टिव थे, वो थे छपरा से एक्टिव थे। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो याद रखिएगा, केदारनाथ पांडे, ठीक है। इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था और उसके बाद अपना नाम राहुल शंकर आया था। राहुल किसका नाम था, राहुल था बुद्ध का बेटा का नाम था, उन्हीं के नाम से रखे थे। और इनके कुछ बुक्स हैं राहुल संकृत्यान के, वो है तिब्बत में 1.25 वर्ष, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा है मेरी यूरोप यात्रा और वोल्गा से गंगा, ये तीनों बुक इनकी ही है। कौन कौन सा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मैंने 1.25 साल तिब्बत में रहोगे, उसी पे लिखे थे तिब्बत में 1.25 वर्ष। और दूसरा बुक लिखे थे मेरी यूरोप यात्रा और तीसरा वोल्गा से गंगा,
ठीक है, वोल्गा से गंगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज दी 16वां सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है, सबसे पहले बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आया कब था, फाउंड कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में हुआ था, किसके द्वारा? यही सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद के द्वारा किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अब आप बताओ 16वां सेशन जो होगा तो 6 में पहला होगा तो 16 जोड़ दो, 16 6 22, तो कितना हो जाएगा? 1922 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये भी ध्यान रखना, ये हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे? 16वां सेशन हजारीबाग में हुआ था। कब, क्या बोलते हैं, 1922 में। हु हैड फॉर्म बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है हु वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर? सर्चलाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? ये थे मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। और ये सबसे लॉन्गेस्ट एडिटर थे, मतलब लॉन्गेस्ट टाइम तक एडिटर रहे किसमें? सर्चलाइट में। सर्चलाइट बिहार में कब आई थी? 1918 में। ठीक है, 2 साल पहले। किससे? एनसीएम के आने से 2 साल पहले। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस? धारवाड़ किसमें नहीं है? ये रोहतास में नहीं है। क्यों? रोहतास में उधर विंध्यान है। कहाँ है? क्या है? विंध्यान रेंज है, ये ध्यान रखोगे ना। और रोहतास कौन से प्लेटू में है? कैमूर प्लेटू में। कैमूर प्लेटू में है, विंध्यान रेंज में है। और ये विंध्यान रेंज में ज़्यादातर क्या मिलता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारा मिलता है। ठीक है, और ये धारवाड़ रॉक में क्या मिलता है भाई? फिर ये रहता है मीका, मीका गोल्ड। क्यों? जमुई में गोल्ड मिलता है ना, बिहार में। और उसके बाद आयरन और, आयरन और ये सारा मिलता है किसमें? ये आपको धारवाड़ में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये सारे एरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? वैशाली डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द दरभंगा डिवीजन। नहीं, ये दरभंगा डिवीजन में नहीं रहता, ये तिरहुत डिवीजन में। कहाँ पे? तिरहुत। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज भोजपुरी। नहीं भैया, ये क्या है? फर्स्ट हिंदी, सेकंड उर्दू। सेकंड क्या है? उर्दू। द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार इज बियर। नहीं, ये पहले था, 2013 से पहले भी बियर था। 2013 के बाद क्या हो गया? ये हो गया ऑक्स, बैल। ठीक है, कब? 2013 के बाद। द स्टेट सिंबल ऑफ, ये क्या है? ये फोर्थ सही है। ठीक है, तो हमारे को क्या बोलना है कि इनकरेक्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों तो इनकरेक्ट ही हो गया यार। तो आंसर क्या हो जाएगा ये? अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज 40। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज 36। 36 नहीं, ये 38 है ना। और कटोरिया एंड नौगछिया आर द 2 सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। नौगछिया नहीं बल्कि मनिहारी। क्या है? मनिहारी। और ये कटोरिया कहाँ पे है भाई? बांका। तो कटोरिया और मनिहारी है कहाँ? कटिहार में। ये दोनों सीट रिजर्व है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। तो कितना, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ओनली 1, पहला ही सही है। अगर एज पर दी रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे द एस्टिमेटेड जीएसडीपी ऑफ बिहार इन द ईयर 2023-24 ये क्या? 8,54,429 करोड़ है। कितना है? 8,54,429 करोड़। और ये कांस्टेंट प्राइस पे कितना है भाई? ये तो है करंट प्राइस में ना, 8,54,400 कितना? 429, 8554429, 8554429। कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 464,540, 464,540, ये कांस्टेंट प्राइस पे। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 2025-26 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द प्रीवियस बजट? ये 13.69% ज़्यादा है। Any member of Gram Panchayat can resign by submitting a handwritten application to the मुखिया. After how many days of submitting application will the resignation be considered effective? ये 7 दिन के बाद। ठीक है, अगला ये है आपको पासेस को मिलाना है। जोजिला जो है वो आपका कहाँ पर है? ये आपका है, एक मिनट, हाँ, ये जोजिला जो है ये आपका है कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, और लिपू लेक कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप मिलाएंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आप ना नॉर्थ टू साउथ ना, पहले आप, ये शॉर्ट ट्रिक है जो बता रहा हूँ। कैन शी गो टू जापान? कैन शी गो जापान? ठीक है, ये जो है ना, ये साउथ टू नॉर्थ है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक। सी से क्या है? कार्डोमन हिल्स, ए से अन्नमलाई, एन से नीलगिरी, एस से शेवरॉय, और जे से जावादी, पी से पन्नम, ये क्या बोलते हैं उसको, पी से क्या है? पालकोंडा हिल्स, एन से नल्लमल्ला हिल्स। ठीक है, तो यही है। तो अब आप इससे आप देखो, ये आपको साउथ टू नॉर्थ है, यहाँ पे क्या पूछा है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो आप पहले इसको साउथ टू नॉर्थ से सी से कार्डमन,
ठीक है, तो ये हम साउथ टू नॉर्थ कर रहे हैं, यानी कि इधर से इधर कार्डमन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए से अन्नमलाई, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद एन से नीलगिरी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओगे 3, और फिर जे से जावड़ी, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आपको ये नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ टू साउथ क्या होगा 1 3 2 4, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंशी गो जापान, सी से कार्डमन, ए से अन्नमलाई, एन से नीलगिरी, एस से शिवराय, जे से जवाड़ी, पी से पालगोंडा, ठीक है, और एन से नलमला, ठीक है। ये साउथ टू नॉर्थ है, ये ध्यान रखना। अरे यार बहुत टाइम लग जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन ओशियन डायपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल इवेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मर वाटर्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड कूलर वाटर इन सुमात्रा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहला स्टेटमेंट सही, ठीक है। ये वार्मर होता है इंडियन ओशियन में, तभी तो बारिश होती है। पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाता है। पॉजिटिव इंडियन ओशियन जनरल इनहेंसेस, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सा है, साबरमती, काली नदी, बहुत, ये दोनों ही, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है जो कि अरेबियन सी में गिरती है, तो वो ध्यान रखना है। मतलब ये क्या है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, हाँ, उसके बाद धांधार, काली नदी, ठीक है, शरावती, भरतपूजा और पेरियार, ये ऊपर से नीचे तक मैं बताया। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, धांधार, काली नदी, शरावती, भरतपूजा और पेरियार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स शोज मैक्सिमम लीचिंग प्रोसेस। सबसे ज़्यादा लीचिंग प्रोसेस किसमें होता है, लेटराइट सॉइल में होता है। जो लेटराइट साइड कहाँ मिलता है, जहाँ खूब बारिश होती है ना, हैवी वर्क, हैवी रेन जहाँ पे होता है, वहाँ पे ये लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और लेटराइट सॉइल में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड वगैरह और पोटाश मिलता है मैक्सिमम, बाकी इसमें ह्यूमस वगैरह नहीं मिलता है कुछ, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और पोटाश इसमें मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के लिए भाई याद रखना RCM, JBG, ठीक है। राइस, कॉटन, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, इतना याद हो जाएगा। RCM होता है कंपनी थी, JBG याद रखना उधर। तो राइस, कॉटन, मेज है, ये जी से ग्राउंडनट है, मिलेट्स तो होता ही है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following conditions is most favorable for tropical cyclone formation। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कोल्ड सी सरफेस, नहीं ये गर्म सी सरफेस चाहिए भाई। लो प्रेशर एंड वार्म सी सरफेस, हाँ 27 डिग्री, ये वाला चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ थिक कंटिनेंटल लैंड मास नहीं, बल्कि ये चाहिए हमें बहुत बड़ा समुद्र वाला एरिया, जहाँ पे भी कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला इज आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला जो है वो आयरन ओर माइन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। कर्नाटका है डिपोजिट्स ऑफ मोनाजाइट। ये मोनाजाइट जो है थोरियम से जो मिलता है वो कर्नाटका नहीं बल्कि केरला इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ओनली 2, ठीक है। उसके अलावा जो आयरन ओर माइंस है वो कौन कौन से हैं, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका, कौन सा, बाबा बुदान, ये कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद कुदेरमुख भी है, ये भी कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद रत्नागिरी, आप याद रखना रत्नागिरी, ये कहाँ है, महाराष्ट्र नाम से ही है। और कौन सा है, कोई है, और एक करीमनगर, ये कहाँ है, तेलंगाना में। करीम नगर जो है ये सारा बेल्ट बता रहा है किसका, आयरन ओर बेल्ट, ये तेलंगाना में है, ठीक है। और एक याद रखना कुडापा, CUDDAPA, ये कुडापा जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे आयरन ओर माइंस है, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस पासेस थ्रू इंडिया। इंडिया से कौन सा पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल प्राइम मेरिडियन नहीं करता भाई। प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। इंडिया के 8 स्टेट से पार करता है, कौन कौन सा, आप उधर से आ जाओ। सबसे पहले गुजरात, फिर कौन सा आएगा, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल छठे में, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश आ जाता है, फिर उसके बाद अपना जो इंडियन स्टेट्स आता है वो कौन सा, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन ओनली है। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स। किस टाइप्स ऑफ रॉक में पाया, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसको विंड करना है, ये मिस्ट्रियल जो है ये अल्प्स यूरोप में है, ठीक है। और मिस्ट्रियल ये कोल्ड विंड है, ये भी ध्यान रखना है। चिनूक जो है ये क्या है, ये है आपका रॉकी माउंटेन्स में, ठीक है। और ये वार्म विंड है,
चिनूक, ठीक है, नाम से ही लग रहा है थोड़ा। सेंटा एना जिसने कहर बढ़ाया था, ठीक है, जिसके कारण बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर लगाया था, क्या साउथ कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है, और ये भी क्या ये वार में, तभी तो अब आप मिला लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। कहाँ चला गया? अगला क्वेश्चन है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है इस बार। वाई इज द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर जनरली हायर इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट? हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो बेल्ट है ये क्या है, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ में ये लैटिट्यूड वाला, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई आपका सैलिनिटी क्यों ज़्यादा, ये होता है हाई इवोपोरेशन एंड लो प्रिसिपिटेशन। क्या है, हाई इवोपोरेशन, पानी ज़्यादा इवोपरेट हो रहा है और प्रिसिपिटेशन कम होता है, तो क्या हो जाएगा, वो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर, इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग, बिल्कुल एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है, इसी का इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं बायोस्फीयर। एनर्जी फ्लोज इन द बायोस्फीयर इन यूनिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है, लेक सुपीरियर। ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे, केनिया, उसके बाद तंजानिया और उसके बाद क्या, युगांडा, ठीक है, ये विक्टोरिया है। लेक बैकाल कहाँ है, ये रसिया में है, ठीक है, और ये डीपेस्ट लेक है, ठीक है। उसके बाद लेक तंगानकिया, ये जो है ये ईस्ट अफ्रीका में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुलिकत लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु? किसके बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। श्री हरिकोटा जो है बैरियर आइलैंड, श्री हरिकोटा इसी के पास में है, और दूसरी बात यह है कि बैरियर आइलैंड जो है ना सेपरेट करता है पुलिकत लेक फ्रॉम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल से। पुलिकत लेक ये है ना, पुलिकत लेक ये और बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका बैरियर आइलैंड, बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बैरियर आइलैंड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर भी यहीं पर है, ठीक है, इसी के बगल में, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, by which of the following acts principle of constitutional absolutism was introduced in India? constitutional absolutism आया था किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, बी आर अम्बेडकर। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, और ये क्या है, शेड्यूल है, ठीक है, ये 4th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 8th शेड्यूल, और 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज है, 6th शेड्यूल में क्या ट्राइबल एरियाज है, 3rd शेड्यूल में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, 4th शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा है। तो अगर आप इसको मिलाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन है इंडिया ये रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, ये बात सही है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैज बीन अडॉप्टेड हियर, पार्लियामेंट्री है लेकिन रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि पास हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे पास, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो कि क्या है, हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से तो इसके आंसर क्या होगा, दोनों सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रिट पिटिशन कैन बी इशूड टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी बोलते हैं, मैंडेबस, है ना। उसके बाद प्रोहिबिशन भी होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, 5 होता है टोटल, एक होता है सर्टियो रेरी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि भाई कोई आदमी अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया है तो उसके अनुसार तो उस आदमी की लिबर्टी को मतलब कि क्या बोलते हैं, इंश्योर कराने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है आर्टिकल 332 के तहत, और हाई कोर्ट जो जारी करती है वो किसके, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर चिल्ड्रेन ऑफ विच एज ग्रुप राइट टू एजुकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट, ये कितना, 6 से 14 साल, ये कब आया था, अच्छा ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत। और किससे आया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2002 में, ये भी ध्यान रखना। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रिमूवल वाला क्या है, आर्टिकल 61, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत लंबा हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा 25 साल है ये भैया, मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा ये 30 साल है, क्या मांगा है, करेक्ट, नन ऑफ दी एबव, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है, द वोट ऑन अकाउंट बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, क्यों वोट और अकाउंट क्यों लाते हैं, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, हाँ जब हमको कुछ काम करना है, जब बिल जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जो बजट जो है जब पास होता है उसके बाद फाइनल होने में टाइम लगता है, उससे पहले जो अमाउंट यूज़ करने के लिए दिया जाता है वो वोट ऑन अकाउंट से ही निकाला जाता है, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बिल लाया जाता है, उसके अनुसार कुछ पैसे पहले ही दे दिए जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी इज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
इन इंडिया इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लेविड बाय कौन, यूनियन, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं, लेविड करता कौन, यूनियन करता है, ठीक है। और कलेक्टेड बाय स्टेट, ठीक है, ये कलेक्टेड बाय स्टेट सही है, लेविड बाय नहीं, लेविड एंड कलेक्टेड नहीं, लेविड बाय यूनियन, कलेक्टेड बाय स्टेट। स्टैम्प ड्यूटी इज अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये भाई अप्रोप्रिएटेड बाय क्या बोलते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट से, हाँ, तो ये अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो मैथ्स वाले क्वेश्चन। ये 32 नंबर क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल ए इज 100 डिग्री, एंगल C इज 40 डिग्री, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए कितना है, ये 100 डिग्री है मान के चलो, ये तो ऐसे होगा बट ठीक है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बोल रहा है कि एंगल C जो है मान के चलो ये B है और ये C है, एंगल C 40 है तो अगला क्या होगा 40। तो जब दो एंगल सेम हो तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड भी सेम होते हैं। एंगल साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल इज इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या होंगे बराबर, कौन सा, AC और BC, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ साइड ऑफ पेरीमीटर, इसका आप आंसर निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1:4। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्यों, 6CO2 + 12H2O। सनलाइट बटे क्लोरोफिल, हाँ सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ ये क्या, C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ठीक है। तो ये क्या चाहिए, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप ये सारे जो हैं मतलब बेल जो है रिंग करते हैं 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड पे। एक बार ये पहली बार बच चुके हैं तो 8 घंटे में कितनी बार बचेंगे, इसका आप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालेगा 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब होता है 1 मिनट, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 मिनट, यानी हर 1 मिनट पर ये लोग एक साथ बचेगा। तो 60 मिनट में कितनी बार बचेगा, 60 बार बचेगा। टोटल 8 घंटे में कितने, यानी कि 1 घंटे में 60 बार होगा तो 8 घंटे में कितना होगा, 8 48, 480 बार। इन 480 बार मत मारिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, एक बार ऑलरेडी बच चुका है वो, तो 481 बार। अगला क्वेश्चन है, ऑल कार्स आर बसेस और सम का मतलब कि क्या बोलते हैं, सम बसेस आर ट्रक। देखो ऑल कार्स आर बसेस, ये कार है ये बस है, तो ये वाला एक बात हो गई। दूसरा सम ट्रक्स आर क्या बोलते हैं, सम बसेस आर ट्रक, कुछ बस जो है वो ट्रक है, तो ये ट्रक ऐसे कर दो। तो अब ये देख लेना, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, ठीक है। क्या होगा कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, इसको ये डायग्राम यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स अप टू 60, यानी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 59। तो पहले आप यहाँ से TN निकाल लेना। TN इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 × D। ए का वैल्यू कितना होगा, 1 + n-1 नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है हमें। D कितना होगा, 2 होता है, डिफरेंस 2 चल रहा है। TN लास्ट टर्म क्या है 59, यहाँ से n का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। और फिर SN निकालोगे, SN इक्वल टू क्या होता है, SN इक्वल टू होता है n/2, जो कि n आया आपका, इंटू A + L, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म 50, यानी 60 कर दोगे तो 60/2 कितना होगा, 30, और 30 क्या, ये क्या होगा, 30 × 30 कितना होगा, 900। टोटल सम आ जाएगा 900। फिर ये निकालना एवरेज निकालना है, तो 900/30 करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा, टोटल सम आ जाएगा 900, उसका एवरेज निकालोगे, फिर से 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, 30 ही होगा, ठीक है। हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर इन दी बिलो नंबर सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन इवन नंबर। तो ठीक है, तो इसको आप करोगे ना, तो एक आएगा ये वाला 6, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ये वाला 8, और उसके बाद आपका आएगा ये 2 कहाँ चला गया, ये वाला 2 फॉलो कर जाएगा जो कंडीशन दिया है, ठीक है। और ये 8 फॉलो करेगा, तो टोटल कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ये देख लेना आप, A इज टॉलर देन B, तो ये जो है ना कुछ ऐसा आएगा, और फिर E, C और D, और फिर फाइनली बोला है कि जो B है ना वो D से बड़ा है। तो यहाँ सबसे छोटा B, यहाँ सबसे छोटा D, लेकिन फिर से एक स्टेटमेंट है कि B D से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, D हो जाएगा। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ये आप निकालना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा E। क्वेश्चन एक बार देख लो, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, ये 50 है। और फिर बोला है 60% जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एवरेज 65 है, तो अनसक्सेसफुल का बताओ, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो है ना सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल का निकाल लेना। टोटल जो 100 का है वो कितना हो जाएगा, 100 × 50, ठीक है, यानी 5000 मार्क्स। और उसके बाद जो टोटल 60 जो सक्सेसफुल है उसका एवरेज दिया हुआ है वो कितना, वो दिया हुआ 60% मतलब 60 लोग हैं ना 100 चिल्ड्रन में, उसका एवरेज दिया हुआ 65, ठीक है। तो ये 3900 हो जाएगा, ठीक है। 5000 मार्क्स टोटल है, तो अनसक्सेसफुल वाला जो 40 बच्चा है
उसका जो मार्क्स होगा वो टोटल कितना होगा, 1100 मार्क्स ही होगा। अब इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज क्या करो, 1100 को 40 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा ही। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था आज का छठा एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक आपसे बात करनी है। बात यह है कि मैं अभी जो 1 से लेकर के 7 तक एडिटोरिया का जो मैं करवाया हूँ क्वेश्चन आंसर्स लास्ट 7 सेट, मैं बहुत जल्द कल आपको दूंगा 7 से लेकर के 8 से लेकर के 15 तक। आप उसको भी देखिएगा और इसी तरह जिस तरह से मैंने 1 से लेकर के 7 तक अच्छे से डिस्कस किया है, आपको वैसे ही मिलेगा ये सारी चीज़ें। और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो बिहार स्पेशल है उसके भी सारे क्वेश्चंस जो सेट हैं वो आपको डिस्कस कर दूँ। मैं एक सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप उसको देखें, आपको समझ में आएगा मैं किस तरह से डिस्कस करूँगा। ठीक है, होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट इन माई वीडियोज़। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल।